नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी रूटीन में। और मैं जितेंद्र। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सामान्य प्रबंध में प्रबंध के स्तर व प्रबंध के कार्य। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पटवारी एग्जाम में जो सामान्य प्रबंध आ रहा है उससे संबंधित हम टॉपिक और क्वेश्चन यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या उससे संबंधित वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रबंधन के स्तर और प्रबंधन के कार्य, यानी कि प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं और प्रबंधन को क्या क्या कार्य करना पड़ता है, किस प्रकार से करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबंध के स्तर से। प्रबंधन के जो स्तर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, टॉप, मीडियम और लोअर। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म पे जो कर्मचारी लोग काम करते हैं वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो ये जो 3 स्तर है, टॉप, मीडियम, लोअर, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध जिसे हम कहेंगे, मध्य स्तरीय प्रबंध हम कहेंगे, और निम्न स्तरीय। देखो, कोई भी जो संस्था होती है, व्यावसायिक संस्था, इन व्यावसायिक संस्थाओं में केवल ऐसा नहीं एक ही मैनेजर होता है, इसमें विभिन्न पद होते हैं। और उन पदों पर क्या होते हैं, कुछ पदाधिकारी बैठे रहते हैं, लेकिन उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और वो है टॉप फ्लोर के जो प्रबंधक है, और मीडियम फ्लोर के जो प्रबंधक है, और लोअर फ्लोर या इसको शॉप फ्लोर भी हम कह सकते हैं। अब हम डिटेल में अगर बात करें तो उच्च स्तरीय यानी कि हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन से पदाधिकारी रह सकते हैं या होते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, संचालक मंडल, मुख्य कार्य अधिकारी जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, सीईओ आपने सुना ही होगा, चेयरमैन, प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य प्रबंधक यानी कि हमारा चीफ मैनेजर। तो ये जितने भी पदाधिकारी होते हैं ये किस फील्ड में आते हैं, ये आते हैं टॉप फ्लोर, या हम बात करें उच्च स्तरीय प्रबंध में या टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब इन टॉप लेवल मैनेजमेंट के कार्य क्या क्या होते हैं, यानी इन्हें कौन कौन से काम करने होते हैं। जैसे कि कार्य पे नजर डालें तो पहला होता है इनका उद्देश्यों का निर्धारण करना। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है, या हम बात करें कोई भी संगठन होता है, कोई भी संस्था होती है, उस संगठन संस्था में जो टॉप फ्लोर पे है उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है उद्देश्य निर्धारित करना, कि वो किस पर्पस पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं या उनसे काम ले रहे हैं। हमें पता है प्रबंध एक क्या है, व्यक्तियों के समूह से काम लेने की कला है, लेकिन हम व्यक्तियों के समूह से काम क्यों लेंगे, उसका पर्पस क्या है। तो इनका काम क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्य निर्धारित करेंगे। और ये काम किसका होता है, संचालक मंडल या मुख्य कार्य अधिकारी या फिर चेयरमैन या प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक, इनका काम क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। सेकंड हम बात करें तो नीति एवं निर्देशन। अब देखो, आपने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए, उद्देश्य बना लिए, उद्देश्य निर्धारित कर लिए, लेकिन उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी, कुछ निर्देशन आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ डायरेक्शन आपको बनाने पड़ेंगे। क्योंकि बिना डायरेक्शन के आप किसी भी संस्था का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो जो टॉप फ्लोर पे हैं, जो टॉप लेवल पे हैं, वो क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद नीतियों का निर्देशन करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये एकता एवं सामंजस्य भी स्थापित करते हैं। अब देखो, यहां पर इन्होंने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, नीतियां बना ली, लोगों को संगठित करने के लिए इन्होंने प्रोसेस यहां अपना लिया, यानी कि कार्यपालिकों की नियुक्ति इन्होंने कर ली है। पर इनके बीच आपस में एकता जब तक नहीं होगी, जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, यानी कि जो जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं, इन सभी विभागों में जो सामंजस्यता है, सामंजस्यता का मतलब एडजस्टमेंट करना, वो कहते हैं ना हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो जो एडजस्टमेंट है वो कौन बिठाता है, वो काम भी होता है उच्च स्तरीय प्रबंधक का। तो यहाँ एकता एवं सामंजस्य भी कौन करेगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक। उसके बाद देखें तो क्रियाओं का निर्धारण, कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, किस किस की क्या क्या एक्टिविटीज है, कौन कौन सी क्रियाएं हमें करनी होगी। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या होता है, लक्ष्यों को प्राप्त करना, उद्देश्यों को प्राप्त करना। उच्च स्तरीय प्रबंधक ने केवल उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया है, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने विभागों में किस प्रकार की क्रियाएं करवानी है, इसकी रणनीति भी कौन बनाता है, तो वो उच्च स्तरीय प्रबंधन बनाता है। उसके बाद देखिए कार्यपालकों की नियुक्ति। देखिए, हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, हमने नीतियां बना ली, लेकिन वहां काम करने के लिए किस किस व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को हमें नियुक्त करना है। या हम बात करें उच्च स्तरीय प्रबंधक का काम होता है कि वो अपने से निम्न स्तरीय प्रबंधक यानी कि वो मध्य स्तरीय प्रबंधक की या उससे नीचे जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके लिए कार्यपालिका निर्धारित करे और उन पर नियुक्ति करवाए कि किस व्यक्ति को किस पद पे हमें नियुक्त करना है। ये काम किसका होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक का। लेकिन ये जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है ये मध्य स्तरीय प्रबंधक की नियुक्ति करवाता है। आगे हम देखें संसाधनों की व्यवस्था। देखिए,
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ संसाधन की आवश्यकता होती है, जैसे वित्त की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, आपको कुछ मशीनीकरण उपकरणों की आवश्यकता होती है, आपको कुछ मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी संसाधनों की उपलब्धता या व्यवस्था का काम किसका होता है? उच्च स्तरीय प्रबंधक का, कि वो जितने भी संसाधन इनको जरूरत है, क्योंकि देखो पेमेंट नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, वित्त नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में उस बिजनेस को चलाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। तो संसाधनों की व्यवस्था का काम भी कौन देखता है? उच्च स्तरीय प्रबंधक, यानी कि जिसमें सीईओ आ गया, चेयरमैन आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, ठीक है ना, चीफ मैनेजर आ गया। तो ये जितने भी व्यक्ति होते हैं जो उच्च स्तरीय प्रबंधन में बैठे हुए हैं, इनका काम क्या होता है? जितने भी संसाधन है उनकी व्यवस्था करना, ताकि उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला होता है बाहरी वातावरण से संबंध। देखो इनका काम केवल ये नहीं है कि इन चीजों की व्यवस्था करना या उद्देश्य को निर्धारण करना, उनमें समन्वय या सामंजस्य बनाए रखना। इनका काम है जो बाहर के वातावरण है उससे भी ये मिलते जुलते रहे, या बात करें उनका भी ये अच्छे से निर्धारण कर सके, या उससे संबंधित रहे, उससे अलग ना हटे, क्योंकि बाहरी वातावरण भी किसी न किसी प्रकार से आपके बिजनेस को प्रभावित करता है। तो इनका काम होता है कि बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करना, जैसे कि गवर्नमेंट की क्या रणनीति है, गवर्नमेंट क्या चेंजेस लेके आ रही है, जीएसटी को लेकर के क्या ला रही है, टैक्स को लेकर के क्या ला रही है, कुछ नई नीतियां क्या ला रही है, अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जितने भी बाहरी संबंध या वातावरण है, इनमें आपस में संबंध स्थापित करना, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटर क्या सोचते हैं, क्या नई रणनीति लेके आ रहे हैं, तो इन सभी चीजों पे जो काम करता है वो कौन करता है? एक किसी कंपनी का या किसी संस्था का जो उच्च प्रबंध पे बैठा हुआ व्यक्ति, जिसमें संचालक मंडल आता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आता है, चेयरमैन आता है और प्रबंध संचालक आता है। तो ये व्यक्तियों का काम क्या होता है? बाहरी वातावरण से भी संबंध रहना। दूसरा आता है इसका लास्ट जो कार्य होता है वो होता है योजना एवं बजट। देखो इन सभी काम के लिए इनको क्या बनानी पड़ेगी? योजनाएं बनानी पड़ेगी, अलग अलग कि हम कार्य को कैसे करेंगे, साथ में इनको कुछ बजट भी बनाने होंगे, क्योंकि बजट के आधार पर अगर काम करेंगे तो इनके उद्देश्य बहुत ही जल्दी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उच्च स्तरीय प्रबंधन में कौन कौन से व्यक्ति या पदस्थ अधिकारी रहते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधन में कौन कौन अधिकारी रहेंगे और उनके क्या क्या काम है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कौन कौन अधिकारी है। तो इसमें प्रबंधक होता है, उप प्रबंधक होता है और सहायक प्रबंधक होता है। अब ये जो तीन प्रबंधक है, यहाँ पर एक प्रबंधक है, एक उप प्रबंधक है और एक सहायक प्रबंधक है। देखिए ये जो होता है ये व्यापार के स्वरूप के हिसाब से होता है। अगर आपका व्यापार छोटा है तो वहां मैनेजर से काम चल जाता है, उसके लिए आपको उप प्रबंधक यानी कि डिप्टी मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आपका बिजनेस अगर ज्यादा बढ़ जाए, आपका जो संस्था है वो ज्यादा बड़ी हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको इन तीनों की रिक्वायरमेंट लगती है। और वो कहां लगती है? मध्य स्तरीय प्रबंधन में। अब बात करें इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है योजनाओं को क्रियान्वित करना। देखिए योजनाएं किसने बनाई है? योजनाएं बनाई है उच्च स्तरीय प्रबंधन ने। उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन सभी योजनाओं को कौन क्रियान्वित करवाएगा? वो करवाएगा मध्य स्तरीय प्रबंधन। तो इनका प्रथम कार्य क्या है? योजनाओं का क्रियान्वयन। और ये क्रियाएं किससे करवाएगा? तो अपने निम्न स्तरीय प्रबंध से। यानी कि आपको पता चल ही गया है, जो टॉप पे बैठा हुआ है वहां से प्लानिंग बन के आई है, और जो मिडिल में है वो क्या कर रहा है? इस टॉप से प्लानिंग ले रहा है, और ये किससे करवा रहा है? लो फ्लोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उनसे करवा रहा है। अगला हम देखें कर्मचारियों की नियुक्ति करना। देखो योजनाएं क्रियान्वित तभी हो पाएगी जब वहां पर योग्य कर्मचारी होगा। किस पद पर किस योग्यता वाला व्यक्ति चाहिए, ये काम किसके हाथ में होता है? मध्य स्तरीय प्रबंधन के। यानी कि जो मैनेजर होता है, जो डिप्टी मैनेजर होता है, जो सहायक प्रबंधक होता है यानी कि असिस्टेंट मैनेजर होता है, इनका काम क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करे। यानी कि जो योजनाएं, जो लक्ष्य निर्धारित हुए उनको प्राप्त करने के लिए जो योग्य कर्मचारी है, योग्य पदाधिकारी है, उनकी नियुक्ति करें, उन अधीनस्थों की नियुक्ति करके योजनाओं को प्राप्त किया जा सके या योजना के अनुरूप कार्य किया जा सके और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला कार्य होता है मूल्यांकन करना। यानी कि इनके द्वारा जो कार्य दिया गया है अपने निम्न स्तर के पदाधिकारियों को या निम्न स्तर के
प्रबंधकों को उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उन कार्यों का समय समय पे मूल्यांकन करना और ये मूल्यांकन करके डिसीजन निकालना कि ये ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें क्या कमी है और कमी है तो उसमें क्या क्या सुधार करना है। तो इस टाइप से इनका मूल्यांकन का काम भी किसका होता है, ये मध्य स्तरीय प्रबंधन का होता है। ये उच्च स्तरीय प्रबंधन का नहीं होता है क्योंकि उन्होंने तो कार्य बना दिए हैं, नीतियां बना दी है, उद्देश्य निर्धारित कर दिए और पूरा प्रोसेस किसके यहाँ मध्य स्तरीय प्रबंधन को समझा दिया गया है। अब मध्य स्तरीय का काम होता है अपने से निम्न स्तरीय अधीनस्थों से इन योजनाओं के आधार पर कार्य निकाला जाए और उनकी समय समय पे आकलन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। इसके बाद आता है कि मूल्यांकन करने के बाद जो प्रगति की रिपोर्ट है समय समय पे अपने उच्च स्तरीय प्रबंधक को दी जाए। यानी कि जो मीडियम में है, ठीक है, वो क्या करता है, वो टॉप फ्लोर से जो भी सूचनाएं मिलती है उसको लो फ्लोर पे लेके जाता है और जो लो फ्लोर में जो भी रिपोर्ट निकल के आती है उसे वो टॉप फ्लोर पे पहुंचाता है। तो इसका मध्यस्थ का काम है, इसलिए इसका नाम क्या है, मध्य स्तरीय प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ट्रेनिंग का। देखिए इसके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं इनको वो क्या करता है, ट्रेनिंग देता है समय समय पे। तो ये काम भी किसका होता है, मध्य स्तरीय प्रबंधन का। जो योजनाएं बनी है, जो पद निर्धारित हुए हैं, जिन पे हमने कर्मचारियों की नियुक्ति की है, कर्मचारी की नियुक्ति करने के बाद उनको समय समय पे हमें क्या देना पड़ती है, ट्रेनिंग देना पड़ती है। तो ये ट्रेनिंग का काम भी किसका होता है, मध्य स्तरीय प्रबंधन का। ये मजदूरों को, लेबर को ट्रेनिंग नहीं देता है, ये देता है अपने से अधीनस्थ। अधीनस्थ का मतलब होता है जो उसके अधीन काम करता है। ऐसा कर्मचारी जो किसी कर्मचारी के अधीन काम करता है तो वो क्या कहलाता है, अधीनस्थ कर्मचारी। तो ये अपने अधीनस्थ कर्मचारी को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं ताकि कार्य बड़ी कुशलता से किया जा सके। आगे बढ़ते हैं तो ये एक और काम क्या करता है, अभिप्रेरण का काम करता है। देखो आपने क्या किया है, अपने योजना बना ली, योजना के आधार पे आपने क्या किया, उसको क्रियान्वित कर लिया अपने निम्न स्तर के प्रबंधन से मिलकर के। आपने उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर ली, आपने समय समय पर उनके काम का मूल्यांकन भी किया है, आपने जो रिपोर्ट निकल के आई है उसको आपने टॉप फ्लोर पे भी पहुंचाया है, आपने उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी और कौशल उनका बढ़ाया है। लेकिन जब तक किसी कर्मचारी को हम काम के प्रति मोटिवेट नहीं करेंगे वो अपना पूरा एफर्ट से काम नहीं करता है। तो यहां पर मध्य स्तरीय प्रबंधन का काम क्या है, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को टाइम टू टाइम, समय समय पे क्या करे, समय अंतराल पे थोड़े थोड़े समय में वो उसको मोटिवेट करता रहे। अगला आता है समन्वय स्थापित करना। यानी कि एक मध्य स्तर कर्मचारी का ये भी काम है कि वो अपने निम्न स्तर के प्रबंधन को क्या करे, उसमें आपस में तालमेल बनाए रखे। जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट है, तो पैकेजिंग का डिपार्टमेंट, तो इन सभी डिपार्टमेंट में या इन सभी पदाधिकारियों के बीच में तालमेल बिठाए रखना ही किसका काम होता है, मध्य स्तरीय प्रबंधन का। तो साथियों आप लोगों को मध्य स्तरीय प्रबंधन भी समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से पदस्थ अधिकारी होते हैं, कौन कौन से प्रबंधक होते हैं और इनके क्या क्या काम है। आगे वीडियो को बढ़ाते हुए हम समझेंगे यहाँ पर निम्न स्तरीय प्रबंधन को। अब निम्न स्तरीय में क्या होता है, तो टॉप में आपको क्लियर हो गया, मिडिल में आपको क्लियर हो गया। अब लोअर की बात हो रही है। ये जो लोअर में होता है इसमें होते हैं अधीक्षक होता है, पर्यवेक्षक होता है, फोरमैन होता है, जो सीधे किससे जुड़े रहते हैं, अपने लेबर से जुड़े रहते हैं, अपने मजदूरों से जुड़े रहते हैं। ये पदाधिकारी क्या करते हैं, अपने मजदूरों से जुड़े रहते हैं तो उनसे संबंधित कार्य करते हैं, जिसमें हमने देखा अधीक्षक, पर्यवेक्षक और फोरमैन, इनको हम बोलते हैं। आगे इनके कार्य क्या है, तो श्रमिकों की समस्या। अभी मैंने आपको बताया है कि जो निम्न स्तरीय प्रबंधन होता है वो सबसे निम्न स्तर पे रहता है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो मजदूर लोग काम करते हैं, जो लेबर वर्ग काम करता है, ये डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो अपने जितने भी श्रमिक हैं उन सभी की समस्याएं सुलझाना किसका काम होता है, निम्न स्तरीय प्रबंधक का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि वो अपने अधीनस्थों की समस्याओं को सुलझाए या उनकी जो भी प्रॉब्लम आए वो अपने मध्य स्तरीय यानी कि अपने उच्च स्तरीय प्रबंधक तक पहुंचाए। तो वो किसका काम है, निम्न स्तरीय प्रबंधन का। अगला आता है प्रशिक्षण देना। जो मध्य स्तरीय प्रबंधक से निम्न स्तरीय प्रबंधक को ट्रेनिंग मिली है वो ट्रेनिंग किसको देना, वो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है या अपने जो लेबर है, अपने प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं उन सभी श्रमिकों को क्या देना, समय समय पे ट्रेनिंग देना ताकि उद्देश्यों को समय पे प्राप्त किया जा सके। उसके बाद सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये काम भी किसका होता है, निम्न स्तरीय प्रबंधन का। आपके कर्मचारी को क्या तकलीफ है उसके हिसाब से आप उसको फैसिलिटी आप दे सकते हैं, ये काम किसका होता है, निम्न स्तरीय प्रबंधन का। ताकि देखो इन सभी चीजों का एक ही पर्पस है, लक्ष्यों को प्राप्त करना, उद्देश्यों को प्राप्त करना।
ये जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही है, भले ही वो उच्च प्रबंधक द्वारा की जा रही हो, भले ही वो मध्य स्तर के प्रबंधक द्वारा की जा रही हो, भले ही वो निम्न स्तर के प्रबंधक द्वारा की जा रही है, सभी का एक ही पर्पस है, उद्देश्यों को प्राप्त करना या लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्राप्त करना। अगला आता है सुरक्षा व्यवस्था। ये सुरक्षा की व्यवस्था या जिम्मेदारी भी किसकी होती है? निम्न स्तरीय प्रबंधक की होती है, जिसमें वो अपने अधीनस्थ या लेबर या श्रमिकों की क्या करें? सुरक्षा का ध्यान रखें। ये काम भी किसका होता है? एक निम्न स्तरीय प्रबंधन का। उसके बाद बात करें तो पर्यवेक्षण या नियंत्रण, जो कंट्रोलिंग का काम है, ये काम भी किसका होता है? निम्न स्तरीय प्रबंधन का। क्योंकि ये जितने भी रिपोर्ट है ये उसको किसको देना होती है? अपने से ऊपर जो मध्य स्तरीय प्रबंधन बैठा हुआ है उसको ये सारी रिपोर्ट देना है। तो पूरा कंट्रोलिंग का काम किसका होता है? निम्न स्तरीय प्रबंधन का होता है। क्योंकि ये सीधे किससे जुड़े रहते हैं? अपने श्रमिकों से जुड़े रहते हैं और श्रमिकों की समस्याओं को वो देख रहे हैं, यहां तक कि श्रमिक किस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है उस तरीके का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से निगरानी रखने का काम या कंट्रोलिंग करने का काम किसका होता है? निम्न स्तरीय प्रबंधन का होता है। आगे बात करें कार्यों को विभाजित करना। अगर कार्यों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है या कार्य अधिक है तो उन कार्यों का समय समय पे विभाजन करना भी काम किसका होता है? निम्न स्तरीय प्रबंधन का। कि आप उस कार्य को क्या कर लो? अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दो। ये काम किसका होता है? निम्न स्तरीय प्रबंधन का। क्योंकि हमारा एक ही पर्पस है कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं हमें उन लक्ष्यों तक पहुंचना है। उसके बाद समय समय पे ये क्या करते हैं? सुझाव देते हैं, यानी कि इनके श्रमिकों को कोई समस्या आती है किसी कार्य को करने में तो ये उस समस्या से रिलेटेड अपने कर्मचारी को क्या करते हैं? सुझाव देते हैं और अपना कार्य पूर्ण करते हैं। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि निम्न स्तरीय प्रबंधन में कौन कौन से पदाधिकारी शामिल होंगे या कौन कौन से प्रबंधक शामिल होंगे और उनके क्या क्या कार्य है। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं प्रबंधन के कार्य। प्रबंधन के क्या क्या कार्य होते हैं? तो प्रबंधन के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया है, एक होता है मुख्य कार्य, एक होता है सहायक कार्य। मुख्य कार्य में हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से कार्य। तो पहला आता है नियोजन करना। प्रबंधक जो होता है, मैनेजर जो होता है, उसका मेन या प्रथम कार्य इसको हम बोलते हैं क्या है? नियोजन, यानी कि प्लानिंग करना। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको क्या बनाना है? सीढ़ी बनाना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा। और ये मुख्य कार्य किसका होता है? ये होता है प्रबंधक का। ठीक है। और दूसरा हम कार्य देखें, उसके बाद आता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन करना। एक प्रबंधक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग बनाता है, उस प्लानिंग को सफल बनाने के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है? तो संगठन की आवश्यकता होती है, एक समूह की आवश्यकता होती है, कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ये कार्य भी किसका होता है? एक प्रबंधक का होता है। यानी कि संगठन के बिना यहां पर आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति संगठन के बिना अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता है। और अगर संगठित होगा तो वह अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो मुख्य कार्य यहां पर क्या है प्रबंधक का? संगठन करना। संगठन कैसे किया जाता है? तो जितनी हमें जरूरत है, जितने हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है, उन कर्मचारियों की समय समय पे नियुक्ति करना, उनको इकट्ठा करना, मानवीय भौतिक संसाधन इकट्ठा करना। कुल मिला के हमें जितने भी संसाधनों की आवश्यकता है उनको इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। आगे देखते हैं तो इसका कार्य नियुक्तिकरण करना। अब आपने संगठन तो कर लिया है, यानी कि उन जगह कौन कौन सी चीजों की आपको आवश्यकता है वो एकत्रित तो कर ली, लेकिन उन चीजों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना भी अनिवार्य है। क्योंकि जिस समय जिस जगह किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत है वहां पर उस समय उस व्यक्ति को नियुक्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद देखें तो निर्देशन, यानी कि डायरेक्शन। आपने यहां पर प्लानिंग कर ली, संगठन कर लिया, लोगों को नियुक्त कर दिया, पर जब तक आप उनको डायरेक्ट नहीं करोगे, उनको निर्देश नहीं दोगे, तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको यहां बताना होगा कि आप ये काम करें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को। तो एक प्रबंधक क्या करता है? अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को समय समय पे डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, और उन्हीं निर्देशों के आधार पर वो कर्मचारी अपने योग्यता के आधार पर कार्य को पूर्ण करता है और लक्ष्यों को प्राप्त करता है। आगे देखें यहां पर समन्वय, यानी कि तालमेल। जब कार्य चलता है और उन कार्य के बीच में अगर तालमेल नहीं बैठ पाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो यहां पर प्रबंधन फेल हो जाता है। तो प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रबंधक का मुख्य कार्य है कि वो मानवीय भौतिक संसाधनों में हमेशा तालमेल बनाए रखे, विभागों में तालमेल बनाए रखे, ताकि कार्य को समय पर पूर्ण किया जा सके।
अगला आता है अभिप्रेरण। ये अभिप्रेरण का कार्य भी किसका होता है? एक मुख्य प्रबंधक का कार्य होता है कि वो अपने कर्मचारी को, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को, अपनी टीम को क्या करे, समय समय पे मोटिवेट करे। क्योंकि अभिप्रेरण से, मोटिवेशन से क्या होता है, अपन जो कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी अपनी पूर्ण योग्यता से काम करते हैं और कार्य को सफल बनाते हैं। आगे बात करते हैं नियंत्रण। नियंत्रण प्रबंधक का मुख्य कार्य माना गया है, वो भी अंतिम। नियंत्रण, अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर ली है, संगठन कर लिया, नियुक्ति कर ली, निर्देशन कर लिया, समन्वय कर लिया, अभिप्रेरण तक कर लिया, लेकिन अगर आपने कंट्रोलिंग नहीं की तो आपका पूरा मैनेजमेंट यहां बिगड़ जाता है। क्योंकि कंट्रोलिंग के बेसिस पे यह निर्धारित किया जाता है कि हमने जो योजनाएं बनाई थी क्या हम उन योजना तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो प्रबंधन का काम क्या होता है? नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग करना कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये तो थे मुख्य कार्य। अब बात करते हैं प्रबंधक के सहायक कार्य की, यानी कि मुख्य कार्य को करने में जो कार्य सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक कार्य कहते हैं। जिसमें पहला आता है संदेश वाहन का। कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के आप संगठन में क्या नहीं बिठा पाओगे? एक तालमेल नहीं बिठा पाओगे, आप समन्वय नहीं कर पाओगे। तो हमारा जो मुख्य कार्य था समन्वय, वो समन्वय तभी संभव है जब हम संदेश वाहन यानी कि कम्युनिकेशन, जिसको हम संप्रेषण भी बोलते हैं। तो एक प्रबंधक का काम है कि वो अपने संगठन में कम्युनिकेशन अच्छा रखे, जो विचारों का आदान प्रदान है उसका तरीका जो है वो बहुत ही सरल तरीका रखे, ताकि जिस फेवर में उच्च, हमें पता है कि 3 स्तर होते हैं, टॉप, फ्लोर, मिडिल और लोअर। तो जिस तरीके से यहां से जो योजनाएं बन के आ रही है वो एंड तक, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है वो एंड तक उसी रूप में योजनाएं चले। तो एक श्रेष्ठ कम्युनिकेशन भी क्या करता है? हमें लक्ष्यों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है, सहायता करता है। अगला आता है निर्णयन यानी कि डिसीजन मेकिंग। एक प्रबंधक का काम क्या है कि जो योजनाएं बनी है, जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, जो हमने प्लानिंग बनाई है, उनके लिए संगठन किया है, अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है आपको कभी-कभी नुकसान हो जाए। तो ये काम भी किसका होता है? मुख्य प्रबंधक का होता है कि वो सही समय पे डिसीजन लेना सीख जाए या सही डिसीजन ले, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला आता है नव प्रवर्तन करना, इनोवेशन। आपको ये वर्ड तो अच्छा से समझ में आ रहा होगा, इनोवेशन यानी कि नई प्रवर्तन करना, नए नए आविष्कार करना, नई नई चीज लेके आना, ताकि उससे क्या हो, हमारी कॉस्ट कम हो जाए, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए और हमारा प्रॉफिट बढ़े। एक प्रबंधक का कार्य जो होता है वो यह भी होता है कि वो समय समय पे नव प्रवर्तन करे, नवाचार करता रहे और नई नई इनोवेशन करता रहे, ताकि जो योजना है, जो लक्ष्य है, उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। अगला आता है प्रतिनिधित्व करना या रिप्रेजेंट करना। ये रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व करने का कार्य भी किसका होता है? एक प्रबंधक का होता है। उसके बाद पूर्वानुमान लगाना, यानी कि समय समय पे, देखो भविष्य जो होता है वो अनिश्चितताओं से घिरा हुआ रहता है, तो एक प्रबंधक का कार्य ये है कि पूर्वानुमान लगाकर कुछ अनिश्चितताओं का पता लगाना और उन अनिश्चितताओं को वहीं के वहीं सोल्व कर देना, उन जटिलताओं को वहीं हल कर देना, ताकि उसका प्रभाव हमारे लक्ष्यों पर ना पड़े। तो ये जो पूर्वानुमान का काम है ये भी किसका होता है? एक प्रबंधक का होता है। उसके बाद जो अंतिम कार्य है वो है शोध करना, रिसर्च करना। देखिए आप एक ही पैटर्न को लेकर के चलोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, इसलिए समय समय पर आपको क्या करना चाहिए? रिसर्च करते रहना चाहिए और अपने कार्यों में अपडेशन लाते रहना चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाओगे? आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाओगे या उससे भी आगे बढ़ पाओगे। तो साथियों ये थे आज के वीडियो में, हमने प्रबंधन के स्तर पढ़े हैं, प्रबंधन के कार्य पढ़े हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।